Good morning students. I am शिवी सक्सेना, your social studies teacher. और कल हमने स्टार्ट किया था अपना फर्स्ट चैप्टर व्हेन, वेयर एंड हाउ, जिसमें कि हमने टॉपिक्स कवर कर लिए थे व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाई शुड वी लर्न हिस्ट्री, और हमने डिफरेंशिएट किया था हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री के बारे में. टाइम्स एंड डेट वाला टॉपिक भी हम कवर कर चुके थे. आज हम पढ़ेंगे द ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क. ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क्स में कुछ सब टॉपिक्स हैं. These are Himalayas, oceans and seas, northern plains and Deccan Plateau. तो सबसे पहले हम ये जानना जरूरी है कि हम हिस्ट्री में ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क की बात क्यों कर रहे हैं. तो देखिए, जब भी हम ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी रीजन की, किसी भी जगह की जो हिस्ट्री होती है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन का. अगर कोई रीजन है वहाँ पर रिवर्स हैं, वहाँ पर पानी की 24/7 आवर्स अवेलेबिलिटी रहती है, तो लोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा सेटल होंगे. अगर कोई रीजन है जहाँ की लैंड फर्टाइल है, जहाँ पर एलुवियल सॉइल अवेलेबल है, तो वहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा सेटल होंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में 70% पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है. और अगर कोई रीजन है जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल हैं, यानी कि ना ही क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट है, ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई है, ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, तो वहाँ पर लोग, जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वहाँ पर लोग सेटल होना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. और एंड लैंड शुड बी फ्लैट. हम नहीं चाहेंगे माउंटेन्स पे रहना, क्योंकि वहाँ पर हम बिजनेस नहीं कर सकते, वहाँ पर हम स्कूल बिल्डअप नहीं कर सकते, वहाँ पर हम रेलवेज इस्टेब्लिश नहीं कर सकते. ना ही हम ऐसे रीजन में रहना पसंद करेंगे जो कि दलदल वाला इलाका हो, जहाँ पर हम अपनी मार्केट इस्टेब्लिश ना कर सके, कंपनीज ना लगा सकें. इसीलिए मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं ऐसे रीजन में रहना जहाँ पे मार्केट एरिया पास में हो, जहाँ पर आपको बैंक की, गवर्नमेंट फैसिलिटी सारी अच्छी तरीके से अवेलेबल हो सके. तो ये फैक्टर्स हैं: रिवर्स, फर्टाइल सॉइल, फ्लैट लैंड एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. आप इनको नोट भी कर सकते हैं. ये फेवरेबल कंडीशन जो है वो हर इंसान देखता है सेटल होने से पहले. तो हम हिस्ट्री में वही रीजन्स पढ़ते हैं जहाँ पे लोग रहते थे, और लोग कहाँ रहते हैं जहाँ पे ये सारे फैक्टर्स होते हैं. तो कुछ हमारी सिविलाइजेशंस थी, जैसे कि इजिप्ट में, मेसोपोटामिया में, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, चाइना में हमारी सिविलाइजेशन थी. तो ये सिविलाइजेशंस इसीलिए ही स्टेब्लिश हो पाई क्योंकि यहाँ पर रिवर वैलीज थे. ठीक है. इसके बाद हम यहाँ पे सब टॉपिक्स पे आते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे हिमालयास के बारे में. हम सबको मालूम है हिमालयास जो है हमारे इंडिया के नॉर्थ रीजन में आता है. ठीक है. तो अब इसकी कुछ हम यहाँ पे देखेंगे जो इसकी क्वालिटीज हैं वो क्या है कि इंडिया जो हिमालयन माउंटेन है, ये एक बैरियर का काम करता है. कैसे बैरियर का काम करता है कि चाइना से या किसी और नॉर्थ कंट्री से इंडिया में कोई भी पावर एंटर ना कर पाए, किसी भी तरीके का यहाँ पे इन्वेजन ना हो सके, तो इंडिया को ये अटैक से प्रोटेक्ट करता है. दूसरी चीज, जो नॉर्दर्न रीजन से जो हैवी विंड्स आती हैं उनसे भी इंडिया को प्रोटेक्ट करता है, इंडिया के क्लाइमेट को मॉडरेट बना करके रखता है जो हमारा माउंटेन है. ठीक है. दूसरी चीज ये कि हमारे जो हिमालयन माउंटेन है, इसके नॉर्थ वेस्ट में कुछ पासेस हैं. कुछ पासेस का मतलब क्या होता है, जो माउंटेन्स होते हैं उनके बीच में कुछ लो लाइंग एरियाज होते हैं, उनको बोलते हैं हम पासेस. तो वो पासेस जो हैं वो खुले रहते हैं, और वहां से ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स, इन्वेडर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं. इंडिया से चाइना जाया जा सकता है, चाइना से लोग इंडिया आ सकते हैं. तो वो पासेस हमारे हमेशा ओपन रहते हैं. तो इसमें हमको हिमालयास में बस यही 3 चीजें पढ़नी है कि यहाँ पे पासेस हैं और बैरियर का ये काम करता है, और हमारे नॉर्थ रीजन में ये सिचुएटेड है हिमालयास. इसके बाद हम बात करते हैं द ओशंस एंड सीज की. तो देखो, ओशंस और सीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिससे कि हमें पानी मिलता है. अब पानी का यूज हम डिफरेंट सोर्सेज के लिए करते हैं, कुकिंग, हाउसिंग के लिए, ठीक है, क्लीनिंग के लिए, बेदिंग के लिए. इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेविगेशन. जो सीज हैं, ओशंस हैं, इनसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं गुड्स का. हम कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज से, हम दूसरी कंट्रीज जा सकते हैं, दूसरी कंट्रीज से लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं. तो ये नेविगेशन को हम कह सकते हैं फैसिलिटेट करता है. अच्छा, अब एक और चीज है कि हमारा जो इंडिया है ये एक पेनिनसुलर रीजन है.
पेनिनसुलर रीजन क्या होता है, हम सबको पता होना चाहिए कि पेनिनसुलर एरिया उस एरिया को बोला जाता है जो कि 3 साइडेड से वाटर से कवर होता है, ठीक है। तो हमारे इंडिया के जो साउथ ईस्ट की अगर आप बात करोगे, यानी कि राइट हैंड साइड में देखोगे नीचे, तो आपका बे ऑफ बंगाल है। और अगर आप साउथ वेस्ट में, यानी कि आप जो लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, तो यहाँ आपका अरेबियन सी है। और एकदम साउथ में अगर आप नीचे देखोगे, श्रीलंका के पास का जो रीजन है, वहां हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है। तो ये तीनों तरफ से ओशन से और सी से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। दैट्स व्हाई इट इज अ पेनिनसुलर एरिया, इंडिया इज अ पेनिनसुलर रीजन। अब क्या है, इसके फायदे क्या है कि इंडिया को प्रोटेक्शन मिल जाता है अटैक से, यानी कि कोई भी साउथ सदर्न जो कंट्री है, नाइबरिंग कंट्री जो इंडिया की है, वो अटैक नहीं कर सकती इजीली इंडिया के ऊपर। किया जा सकता है बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, बट इजीली अटैक करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो ओशंस हैं इनकी वजह से। दूसरी चीज, हमारे इंडिया में पोर्ट्स हैं, हार्बर्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम ट्रेड फैसिलिटेट कर सकते हैं, दूसरी कंट्री से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर 1000 years विद डिस्टेंट लैंड्स लाइक रोम के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, जिसे प्रेजेंट डे में इराक बोला जाता है, पहले से मेसोपोटामिया बोला जाता था, इजिप्ट हो गया, साउथ ईस्ट एशिया जो हो गया हमारा, तो हम इन सबके संग हमारे क्या थे, ट्रेड रिलेशंस काफी अच्छे, वेल फ्लरिश्ड थे और आज भी हैं। एंड द किंगडम ऑफ साउथ इंडिया वाज एबल टू डेवलप स्ट्रॉन्ग नेवीज एंड एस्टेब्लिश ओवरसीज कॉलोनीज इन साउथ ईस्ट एशिया एंड श्रीलंका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो पहले के टाइम में जो किंगडम्स थे, जिन राजाओं ने इस इंडिया में राज किया था, रूल किया था, तो उन लोगों ने क्या किया, इन ओशंस के थ्रू ही दूसरे कंट्रीज में जाकर के, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाके वहां पे अपनी कॉलोनीज स्टेब्लिश करी थी, वहां पे अपनी स्ट्रॉन्ग नेवीज बनाई थी। नेवीज यानी कि जो वाटर आर्मी होती है, जो ओशंस पे, पोर्ट्स पे जिन्हें अलॉट किया जाता है, तो वो नेवीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और हमने कॉलोनीज भी बना पाई दूसरे रीजन्स में जाकर के, सिर्फ और सिर्फ इन ओशंस एंड सीज की वजह से, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। थर्ड हमारा जो टॉपिक आता है, दैट इज द नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स क्या है, हमारा इंडिया जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सदर्न प्लेन्स है और एक नदर्न प्लेन्स है। नदर्न प्लेन्स में हम मेनली बात करते हैं कि ये यहाँ पर रिवर्स सबसे ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ये रीजन जो है यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन मॉडरेट रहती है और यहाँ पर आपके माउंटेन्स हैं, ठीक है, और सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल है। और सदर्न रीजन हमारा आता है जो नीचे का एरिया है, जो आपका महाराष्ट्र है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारे रीजन जो है ये सदर्न रीजन में आ जाते हैं। और नॉर्थ प्लेन्स में आपके यूपी, बिहार, गुजरात हो गया, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, ये रीजन हमारे नॉर्थ प्लेन्स में आते हैं। अगर हम नॉर्थ प्लेन्स के बारे में बात करते हैं तो जो मेन फीचर्स है वो क्या है कि यहाँ की लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल है, यानी कि यहाँ पे आपको एलुवियल लैंड सॉइल मिल जाएगी जहाँ पे एग्रीकल्चर काफी अच्छी तरीके से किया जा सकता है। अब फर्टाइल लैंड है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 मेन रिवर्स का फ्लो होता है, वो है हमारी इंडस रिवर एंड गंगा रिवर। तो ये सबसे ज्यादा बिगेस्ट रिवर सिस्टम्स है हमारे इंडिया के, और इनकी वजह से लैंड जो है वो काफी ज्यादा फर्टाइल रहती है। अब द फर्टाइल नेचर ऑफ प्लेन्स एनकरेज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। फर्टाइल लैंड है तो एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से किया जा सकता है, राइट। सो दिस इन टर्न्स लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैनी पावरफुल किंगडम्स एंड एम्पायर्स हियर, लाइक दोज ऑफ द मौर्य एंड द गुप्ता एम्पायर्स। इसीलिए क्या हुआ, हम अपनी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे हिस्ट्री का डेटा देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे किंगडम्स, बहुत सारे एम्पायर्स जो थे उनका यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जैसे कि मौर्य एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है डेक्कन प्लेट्यूज। तो देखो डेक्कन प्लेट्यूज क्या है, ये साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच का रीजन है, महाराष्ट्र के आसपास का, उसको डेक्कन प्लेट्यू बोला जाता है। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ इंडिया से अलग है, और वो किस चीज से के थ्रू अलग होता है, 2 माउंटेन रेंजेस हैं, इनके नाम याद करना बहुत जरूरी है। एक है सतपुरा रेंजेस और एक है विंध्या माउंटेन रेंजेस। ये 2 रेंजेस जो हैं ये डेक्कन प्लेट्यू को नॉर्थ इंडिया से अलग करती हैं, एक आइसोलेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस है, हम जो एयरलाइन के थ्रू, एरोप्लेन्स के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं, बट पहले हिस्ट्री में क्या था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो आइसोलेशन, बिल्कुल आइसोलेट हो गया था ये जो रीजन था हमारा।
डेक्कन प्लेट्यू का, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से कोई भी डेक्कन प्लेट्यू में नहीं आ सकता था, क्योंकि बीच में पड़ती थी हमारे विंध्य और सतपुरा माउंटेन रेंजेस, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ के कुछ रीजनल किंग्स थे, जैसे कि चोला रूलर्स थे, चालुक्यास थे, राष्ट्रकूटास थे, तो इन लोगों ने यहाँ पे अपने रीजनल किंगडम्स बना करके यहाँ पे आराम से रूलिंग करी, और किसी भी नॉर्थ इंडिया के किंग ने यहाँ पे इन्वेजन नहीं कर पाया, और ना ही यहाँ के किंग्स नॉर्थ इंडिया में जाके रूलिंग कर पाए, बिकॉज ये जो सतपुरा और जो विंध्या माउंटेन रेंजेस थे इनकी वजह से, ठीक है। सो जल्दी से हम इसके फीचर्स को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने देखा था सबसे पहले कि जो ज्योग्राफी होती है किसी भी रीजन की, वो हाईली इम्पेक्ट करती है उस रीजन की हिस्ट्री किस तरीके से बनेगी। कुछ फैक्टर्स हमने देखे थे जिन्हें लोग सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं जब भी वो सेटल होने की सोचते हैं, जैसे कि वाटर अवेलेबिलिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, और लैंड जो है वो फ्लैट होनी चाहिए, और सॉइल अच्छी होनी चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, ताकि हम एग्रीकल्चर कर सकें। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने बात करी थी हिमालयास के बारे में, तो हिमालयास के बारे में हमने देखा था ये इंडिया के नॉर्थ में है, और ये बैरियर्स का काम करते हैं, ये हमें हैवी स्टॉर्म से, जो नॉर्थ साइड से जो विंड्स आती हैं उससे हमको सेव करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, यहाँ के क्लाइमेट को मॉडरेट रखते हैं, और दूसरी चीज ये कि हमको बाहर इन्वेजन से, चाइना इन्वेड ना कर सके, अटैक ना कर सके, उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ पे कुछ पासेस हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने देखी थी ओशंस के बारे में, सीज के बारे में। तो ओशन और सीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं नेविगेशन के लिए। तो इंडिया में पहले भी नेविगेशन होता था, यहाँ से लोग बाहर जाते थे, बाहर से लोग यहाँ आते थे, ट्रेवलर्स आते थे, ठीक है, और आज भी होता है, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट्स हैं, हार्बर्स हैं, जिसके थ्रू हम ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे देखी थी। और इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। थर्ड जो हमने पढ़ा था वो था हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने देखा था यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे बिगेस्ट रिवर सिस्टम्स हैं, दैट आर इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम्स, जिनकी वजह से ये लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इजीली एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसी वजह से यही एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर इजीली किया जा सकता है। ओके, तो हमने यहाँ पे दो किंगडम्स के बारे में पढ़ा था, मौर्य और गुप्ता किंगडम, जिन्होंने कि यहाँ पे अपना एस्टेब्लिशमेंट किया था नॉर्थ इंडिया में हमारी हिस्ट्री में। इसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में हमने देखा था सतपुरा रेंजेस के बारे में और विंध्या रेंजेस के बारे में, जो कि नॉर्थ इंडिया को डेक्कन प्लेट्यू से अलग करती हैं, जिसकी वजह से ये रीजन आइसोलेटेड हो गया था। हिस्ट्री में नॉर्थ इंडिया से कोई भी किंग यहाँ पे आकर के रूलिंग नहीं कर पाया था, और ना ही यहाँ के रूलर्स वहां जाकर के रूलिंग कर पाए थे। तो यहीं पे कुछ रीजनल किंग्स थे, चोला रूलर्स थे, चालुक्यास थे, राष्ट्रकूटास थे, जिन्होंने कि यहाँ पे रूलिंग करी थी। तो इस तरीके से हमारा ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क वाला हेडिंग कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारे जो 4 पेजेस थे, 3-4 पेजेस ये कवर हो चुके हैं। आई होप यू विल ऑल रिवाइज इट। आपको अभी तक मैंने चैप्टर पूरा समझाया, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गए होंगे आपको सारे पॉइंट्स आज के। तो चलिए मैं आपको इसमें होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, और फिलिंग द ब्लैंक्स जो आपको करने हैं, खुद इनको फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं आपको नोट कराती हूँ, राइट सम नेम्स ऑफ अर्ली civilizations which were located in and around river valley। आप उन नेम्स को नोट करेंगे जो अर्ली सिविलाइजेशन के रूप में जाने जाते हैं, जो रिवर वैले के रूप में जाने जाते हैं। आप उनको इसमें हाईलाइट करोगे, आप चैप्टर से इसको ढूंढ करके इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी रीजनल किंगडम्स डेवलप्ड एट दैट टाइम। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक इतना जो आज लिया था एक्सप्लेनेशन, उसमें मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं, ये आप नोट कीजिए, इनको आपको फिल करना होगा। क्लियर है?
फिलिंग द ब्लैंक्स दे रही हूँ मैं आपको, जिनको कि आपको फाइंड करके फिर इसमें आप फिल करोगे। नंबर 1, द ज्योग्राफी ऑफ ए लैंड often has a dash on its history. Next, Himalayas have acted as a dash against invading forces from the north. क्लियर है सभी को? नेक्स्ट फिलअप्स के लिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फिलअप्स नंबर 3, पीपल हैव ट्रेवल्ड इन एंड आउट ऑफ इंडिया फ्रीली through low-lying points called. स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया था कि कुछ ऐसे रास्ते बने हुए हैं वहाँ हिमालयाज पर जहाँ की ट्रैवल कर सकते हैं लोग, ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के लो लाइंग एरियाज में बना हुआ है, उसको क्या कहा जाता है वो आप इस फिलअप्स में फिल करेंगे। नेक्स्ट फिलअप्स, द डेक्कन प्लेट्यू इज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया बाय द डैश। ओके, ये आपको मैंने फिलअप्स दे रखे हैं और ओनली 2 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। इनको आपको इसमें इसको आपको कंप्लीट करना है, यही आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन और मैंने आपको दिया है, शायद नोट नहीं कराया है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। हाउ मैनी रीजनल किंगडम्स developed at that time। तो ये आज का जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, आपको एक्सप्लेनेशन दिया, आप उसके बिहाफ पर इन क्वेश्चंस को, फिलिंग द ब्लैंक्स को आप इसमें कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से। ओके ऑल स्टूडेंट्स। अच्छा, एक बात और स्टूडेंट्स, आप लोग जो मैंने प्रीवियस डे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, मैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देना चाहूँगी। आप उन्हें एक बार मैच कर लीजिए, जिससे कि आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यू आर राइट और रॉन्ग। ये आप अच्छे से अपना एनालाइज कर सकते हो कि आप सही हो या गलत। क्वेश्चन नंबर 1 था स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मेजरमेंट of our Indian vast land? आंसर है इसका 5.422। Our next question, write the ranges of Himalayan mountain. The answer of this question is students 2.575. Clear? Next, write 2 invaders name, Mughals and Turks. Okay, next question number 4. Write the Sapt Sindhu definition. Answer is 7 rivers: Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj, mythical Saraswati. These 7 rivers made this definition, that Sapt Sindhu. Okay students, after that you will find the hard words of these points of this topic. You can find hard words. Okay, this is very important. Student, listen my carefully, that if you will listen our chapters, our topics very carefully, very
intelligently, then no problem will come in your path. कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती और ना ही आप पीछे रह पाओगे और स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में, जबकि आप घर पर हैं। हम अपने घर से आपको एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन ना आप हमसे मिल सकते हैं ना हम आपसे मिल सकते हैं। हमें सिर्फ आपको एजुकेशन इसी तरह से देनी है। आप जब तक मन लगा के पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप टीचर्स को नहीं सुनोगे स्टूडेंट्स, आपको नहीं समझ में आएगा। जहां आपकी एक चीज मिस हुई स्टूडेंट्स, समझ लीजिए कि ये आपकी ट्रेन की तरह चलता चला जाएगा और एक चीज समझ नहीं आएगी तो नेक्स्ट चीज भी उसी से कनेक्ट होती है स्टूडेंट्स। इसलिए डेली बाय डेली आपको डे टू डे सारा कुछ सीख करके लर्न करना है, उसको पूरी अटेंशन देनी है कि मैम ने आपको क्या दिया है। स्टूडेंट्स, ये आपका फर्ज बनता है। और एक बात और आपसे कहना चाहते हैं हम कि आप बहुत अच्छे से पूरे मैनर्स के साथ अपने पेरेंट्स के साथ रहिए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि आपके पेरेंट्स आपसे परेशान हो या आप उन्हें परेशान कर रहे हो। आप घर में रह करके बोर हो गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स का पूरा केयर करोगे, पूरा ध्यान रखोगे, उनकी बात को मानोगे। आपकी मदर, आपके फादर, आपके बुजुर्ग, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर जो भी आपके घर में है, सबका आपको कहना मानना है। एक अच्छे बच्चे बन के आपको रहना है। इन बातों को ध्यान रखो बच्चों। ये टाइम बहुत अच्छा है। आप इस टाइम में अपने घर में रह करके अच्छी 10 बातें सीख सकते हो ज़्यादा, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के साथ हैं। आपको एक ईश्वर ने ये मौका दिया है कि आप अपने पेरेंट्स के, अपने घर वालों के साथ में रहने को आपको मिल रहा है। तो आप इस समय को यूज करो, यूटिलाइज करो स्टूडेंट्स, ना कि उसे बर्बाद करो। तो आपको अपने पेरेंट्स का कहना सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात होती है। अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कीजिए, उनका कहना मानिए। फिर देखिए आपके पेरेंट्स आपसे कितना खुश रहते हैं और आपको ऑल टाइम वो आपको प्यार ही करेंगे, आपको डांटेंगे नहीं, फिर आपको शिकायत भी नहीं रहेगी। आप ध्यान से टीचर्स के बात को सुना करिए बच्चों। अच्छा, एक चीज आपसे और मैं कहना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि आप सभी अटेंडेंस मुझे जरूर देते रहिए। मुझे अटेंडेंस आप सभी स्टूडेंट्स अपनी देते रहिए, जिससे कि मैं आपकी अटेंडेंस पहुंचा सकूं। आपके जहां पर रिकॉर्ड होता है वहां मैं आपकी अटेंडेंस पहुंचा सकूं। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान रखिए और आप अपना भी ध्यान रखिए। कोई भी स्टूडेंट्स जंक फूड्स नहीं खाएंगे, कोई भी स्टूडेंट्स सभी हेल्दी भोजन करेंगे। हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड्स नहीं खाना है, उल्टी सीधी चीजें नहीं खानी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। हमें आप कोशिश कीजिए, जो आपकी मदर आपको बना के दे रही हैं इस टाइम, वो बहुत अच्छा देती हैं, आप वही खाएंगे, हेल्दी खाएंगे। गर्म दूध पीजिए, हल्दी डालिए उसमें और अच्छा ऐसा लीजिए जिससे कि आप कोरोना को बहुत दूर भगा दे, जो कभी वो मुड़ के देख ही ना सके। ऐसा है ना, बहुत अच्छे से रहना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। फिर देखो आप कितने अच्छे बच्चे बन जाते हो। बिल्कुल, बस यही सारी बातें हैं और स्पेशली जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ वो आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे एक्सप्लेनेशंस मिल रहे हैं। इनका आपको रिवीजन करते रहना है स्टूडेंट्स। फिर देखो सारे चैप्टर्स और आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप क्वेश्चन, मैं आपको 1 डे क्वेश्चन देती हूँ, फिर मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके आंसर भी मिल रहे हैं। तो कोई मतलब ही नहीं है ये कहने का कि मैम आंसर नहीं समझ आया या हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं। आप फर्स्ट डे आंसर उसके फाइंड कीजिए, उसके बाद आप उन आंसर को मेरे आंसर से मैच कीजिए। फिर देखिए आप राइट हैं या रॉन्ग हैं। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा
कितना समझा, और आपके घर में बड़े हैं वो आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। आप उनके साथ अपनी पढ़ाई पूरी सुना सकते हैं उनको लर्न करके, और उनके साथ बैठ के आप अपने क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके परिवार में कोई बड़ा है जो आपकी हेल्प कर सकता है।